हेलो ब्रोस्की। पिछले वाले चैप्टर के अंदर मिखिल आ गया था फाइट करने के लिए। आज डिमन बोल रहा था अभी के लिए यहाँ से निकलना ही सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वाली बॉडी काफी अच्छी है। अगर मैंने अभी के टाइम में इस बॉडी को बचा दिया तो इसमें मेरा ही फायदा होगा। मैं बाद में आके इन सबको देख लूंगा। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है लियोन पे। लियोन उस अटैक से बच चुका था और पीछे से अपना मिखिल बोल रहा था, तुमने सही सोचा, मैं वही हूँ जो कि तुम सोच रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है मैं काफी फेमस हो गया हूँ तुम्हारी साइड पे। इस वजह से तुमने मेरी एनर्जी से मुझे पहचान लिया, तो मैं छुपके ही रहना था। अब तुम बाहर आ गए हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन तुम मुझे बता सकते हो तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आए? इतना सुनते ही आज डिमन को भी गुस्सा आ जाता है। वो मिखिल पर अटैक करते हुए बोल रहा था, मैंने बोला है ना तुम शांत रहो, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन अपना मिखिल उसको कुछ भाव नहीं देता। वो एक स्पेल कास्ट करते हुए बोल रहा था, मैसिव ग्रेविटी। उससे ही उस पर इतनी ग्रेविटी पड़ती है, वो जमीन में घुस जाता है। और उसकी ऐसी हालत देखने के बाद मिखिल भी बोलने लगता है, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते? तुम्हें भी पता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और अपनी इतनी बेइज्जती सुनने के बाद आज डिमन भी बोलने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ऐसे धमकी देने की? तुम बस एक मॉर्टल हो। और दूसरी तरफ अपना मिखिल और फॉर्म करते हुए हवा में उड़ रहा था और उसको उड़ता हुआ देख वो अपनी एनर्जी और बढ़ाने लगता है। और उसकी एनर्जी को देखने के बाद मिखिल सोच रहा था, इसके अंदर अभी भी डिमोनिक एनर्जी बची हुई है, लेकिन मैं भी देखता हूँ इसकी एनर्जी कब तक बची रहेगी और ये कब तक मुझसे फाइट करता ही रहेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखिल मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोल रहा था, गॉडेस क्या तुम अपनी प्रूफ हमको रिवील कर सकती हो? फिर अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है, ऑफ कोर्स गॉडेस इतना ही बोल पाती है। नीचे से आज डिमन आ रहा था मिखिल पे अटैक करने के लिए और मिखिल भी सोच रहा था ये मुझ पे अटैक करेगा, लेकिन आज डिमन मिखिल के बगल से गुजरते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। और मिखिल उसकी ऐसी हरकतें देखने के बाद बोलने लगता है, मुझे लग रहा था ये अटैक करेगा, लेकिन इसने एंड में सोचा है कि ये मुझसे बच के भाग जाएगा। और उसके बाद मिखिल ऑर्डर दे देता है, गॉडेस को चारों तरफ शील्ड बना दो जिसकी वजह से ये यहाँ से बच के नहीं जा पाए। मिखिल का ऐसा ऑर्डर सुनते ही गॉडेस चारों तरफ शील्ड बनाने लगती है और उसकी शील्ड को देखने के बाद मिखिल इसके बारे में बताने लगता है। गॉडेस एक ऐसी शील्ड बनाएगी जिसकी मदद से ना ही तुम अंदर जा सकते हो ना ही तुम बाहर। और अभी के टाइम में ये आज डिमन इतना पावरफुल नहीं है, ये यहाँ से बच के चला जाए वो भी जिंदा। और इस बैरियर के बारे में बताने के बाद मिखिल सोचने लगता है, मुझे भी पता है ये आज डिमन इतनी आसानी से इस वाली बॉडी को गिव अप नहीं करेगा। और दूसरी तरफ आज डिमन उस बैरियर से जाकर टकरा जाता है और वो पीछे पलटते हुए बोल रहा था, सेट तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इस इडियट के साथ क्यों घूम रही हो? अब बस तुम मुझसे ये मत कहना तुमने अपने स्टैंड को रिकवर कर लिया है। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है, मैं अभी के टाइम में अपोस्टल लेवल पे हूँ और मैं वो वाली गलती नहीं करने वाली जो कि मैंने पहले करी है। इधर गॉडेस ये सारी बातें बोल रही थी, दूसरी तरफ अपना मिखिल भी बोलने लगता है, तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइस है, तुम सर मेलिस की बॉडी को छोड़ के चले जाओ वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा तुम मंडे से भी डरोगे। और मिखिल की ऐसी धमकी सुनने के बाद वो अपने हाथ को अपने सीने पर रख लेता है और बोलने लगता है, तुम्हारे हाथों से मंडे से अच्छा मैं इस बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम यही नहीं चाहते मैं इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दूं। फिर मिखिल भी ये बात सुनते ही बोलने लगता है, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखिल भी सोचने लगता है, मुझे भी पता है इसने इस वाली बॉडी को हॉस्टेज बना रखा है और ये सोच रहा है ये ऐसी छोटी मोटी धमकी देगा तो मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है ये बस मुझे डराने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखिल उसके पास आ जाता है और अटैक करते हुए बोल रहा था, तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी धमकी दोगे, मैं डर जाऊंगा। और मिखिल को अपने इतने पास आता हुआ देख वो भी एक वेपन बना लेता है और उसके वेपन को देखने के बाद मिखिल भी बोलने लगता है, तुम्हारा गलत आंसर है। इतना सुनते ही वो आज डिमन भी बोलने लगता है, तुम बोल कर रहे हो? और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, मेरी बॉडी हिल क्यों नहीं रही? उतने में उसके कंधे पे मोल आ जाता है और मोल अटैक करते हुए बोल रहा था, फेरी इग्निटी। इतना बोलते ही उसके चारों तरफ रेड कलर के वेंस आ जाती हैं और उसको लपेट के एक ही जगह रोक देती हैं। और अपने आप को रुकता हुआ देख वो भी बोलने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलने लगता है, तुम क्या सोचते हो तुम मुझे इससे रोक सकते हो? और भले ही तुम्हारे पास कितनी भी अच्छी फेरी हो, तुम एक ग्रेट डिमन को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। और उसकी ये बात सुनते ही मिखिल अपने स्टाफ को बाहर निकाल लेता है और बोलने लगता है, मैं तुम्हें पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं सील करने वाला और मुझे ये भी पता है तुम जिंदगी भर के लिए सील नहीं होने वाले, लेकिन तुम 1 या 2 सेकंड के लिए सील हो सकते हो और मेरे लिए उतना ही काफी है तुम्हें पीटने के लिए। और इतना बोलते ही मिखिल अपने स्टाफ से उस पे एक अटैक कर देता है और उस अटैक के अंदर इतनी पावर थी उस वजह से वो सीधे जाके एक दीवार में भिड़ता है और वो उस
जगह से बड़ी मुश्किल से ही बाहर निकल पाता है। उतने में ही मिखिल भी बोलने लगता है, तुम सोच रहे हो तुम इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो। मैं आऊंगा इस पे अटैक करने के लिए, मैं तोड़ूंगा तुम्हारे हाथ और पैरों को और ये सारा दर्द तुम्हें महसूस होगा, तब तुम जाओगे यहाँ से छोड़ के इस बॉडी को। और साथ में तुम ये भी सोच रहे होगे मैं इसके हाथ और पैर क्यों तोड़ रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं बाद में इसके हाथ और पैर को हील कर दूंगा। ये कितना सिंपल है, एक बार तुम इसकी बॉडी से निकल जाओ उसके बाद मैं इसको पूरी तरह से हील कर दूंगा। और निखिल की ऐसी धमकी सुनने के बाद वो भी डरने लगता है और बोलता है, नहीं नहीं तुम एक हीरो हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन निखिल सुनता नहीं, उसके मुंह पे एक स्टाफ मारते हुए बोल रहा था, मैंने बोला है ना तुम चुप रहो। और निखिल से मार खाने के बाद भी बोलने लगता है, मुझे इससे कुछ नहीं हुआ। इतना सुनते ही निखिल उसके सामने आ जाता है और निखिल को अपने सामने देख वो भी बोलने लगता है, कमीने तू एक हीरो है तो हीरो की तरह एक्ट क्यों नहीं करता। और उसकी ऐसी बात सुनने के बाद निखिल पहले थोड़ी देर शांत रहता है, फिर उसके बाद एक अटैक करते हुए बोल रहा था, तुम चुप रहो, मैंने डिसाइड करा है मैं हीरो बनूंगा, इसका मतलब मैं वो सारे काम नहीं करने वाला जो कि एक हीरो करता है। दूसरी तरफ वो मार खाने के बाद बोलने लगता है, क्या तुम हीरो नहीं हो। फिर निखिल भी उसके मुंह को बंद कर देता है और बोलने लगता है, मैं एक ही हीरो हूँ क्योंकि मैंने डिसाइड करा है, इसका मतलब ये नहीं है मैं सारे के सारे काम करूंगा वो भी हीरो के। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अपने स्टाफ को कुछ ज्यादा ही ब्लड में कर लेता है और उसके बाद में निखिल उस पर अटैक करने के लिए तैयार था और बोलने लगता है, भले ये हार सो, ऊपर से मुझे भी पता है तुम एक ग्रेट डीमन हो, तुम इस बॉडी को छोड़ना मत, क्या तुम ये सारा काम कर सकते हो। ये बात सुनते ही वो कुछ जवाब नहीं दे रहा था। फिर निखिल दोबारा से बोलने लगता है, तुम एक और होली बस्टर खाओगे तब मानोगे। और दूसरी तरफ उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी, वो डर रहा था निखिल को देखने के बाद और वो सोचने लगता है इसकी आंखें कितनी अलग हैं। और दूसरी तरफ निखिल बोल रहा था, क्या तुम अभी मुझसे बात नहीं करोगे और तुम मुझे ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो, तुम तो एक ग्रेट डीमन हो ना। और निखिल की ऐसी बात सुनने के बाद वो सोचने लगता है, पहले मैं यहाँ आया था और मैं काफी नाइस बना था यहाँ आके, फिर मैंने यहाँ पे जितने भी मशीनरी थे एक एक करके सबको देखा और उसके बाद मैंने कैंडोर के डेप्यूटी कमांडर को अपने अंडर ले लिया क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इजी टारगेट था और उसकी वजह और कुछ नहीं, वो अपने भाई से कुछ ज्यादा ही जेलस होता था और उसकी जेलसी देखने के बाद मैंने उसे ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई थी जिसकी मदद से वो अपने भाई को सरपास कर सके। इस वजह से वो मेरे हाथों में बड़ी आसानी से आ गया। जैसे वो मेरे हाथ में आया उसके बाद मैंने इसके बड़े भाई की बॉडी को धीरे धीरे करके टेक ओवर करने की कोशिश करी क्योंकि इसके भाई की बॉडी काफी अच्छी थी और उस टाइम मुझे लगा कि अभी के टाइम में मुझे अपने रियल नेम को रिक्लेम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बड़े भाई की बॉडी काफी अच्छी थी। इधर वो बेचारा ये सारी बातें सोच रहा था, दूसरी तरफ निखिल उसको देख कर दांत फाड़ रहा था और निखिल के ऐसे दांतों को देखने के बाद वो दोबारा सोचने लगता है, मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं ये कमीना कहाँ से आ गया, ये मुझे पीटने में लगा हुआ है वो भी इतनी बुरी तरह से और इसे ये भी पता है ये बॉडी इसी की फ्रेंड की है और उसके बाद भी ये मुझे इतना गंदा पीट रहा है और ये अभी के टाइम में एक हीरो है लेकिन ये हीरो की तरह एक्ट नहीं कर रहा। जब से इसने एस्मोडियस को बैटलफील्ड के अंदर हराया है तब से मैं इसके बारे में सोच रहा था, मुझे लगा था ये कुछ ज्यादा ही हीरो होगा और इसके ऐसे एक्ट की वजह से मैं इसको आसानी से हरा दूंगा। मुझे ये नहीं पता था ये इतना बड़ा कमीना है, ऊपर से अभी के टाइम में मैं इससे इतना डर रहा हूँ जितना मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी इंसान से नहीं डरा, लेकिन अभी के टाइम में इसके चेहरे को देख के मुझे काफी डर लग रहा है। मैंने सोचा था मेलिस की बॉडी को लेकर मैं यहाँ से एस्केप कर लूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुझे आसानी से एस्केप करने देगा। मुझे पता है अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश करी ये मुझे फिर से मारेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो खड़े होते हुए बोलने लगता है, ठीक है इस बार तुम जीत गए और अभी के टाइम में तुम मुझे नहीं मार सकते और एक बात का ध्यान रखना, जब भी मैं वापस आऊंगा ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें वापस करूंगा। और उसकी ऐसी धमकी सुनने के बाद मिखेल का मुंह बन जाता है और बोलने लगता है, तुम अभी भी यही हो, मैं बोर हो रहा हूँ, अगर तुम अभी के टाइम में यहाँ से नहीं गए ना तुम फिर से एक होली बस्टर खा लोगे वो भी मेरे स्टाफ से। और इतना सुनते ही वो मेलिस की बॉडी से बाहर निकल जाता है और मेलिस की बॉडी से निकलता हुआ देख मेलिस भी सोचने लगता है मेरी बॉडी इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट होता है। थोड़ी देर में मिखेल बोलने लगता है, मैंने तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया है, तुम चिंता मत करना अपने हेल्थ के बारे में। और उसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे करके खुलने लगती है और वो बड़ी मुश्किल से ही खड़े होते हुए बोल रहा था, थैंक यू तुमने मेरी इतनी मदद करी। और उसके बाद वो मिखेल से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था और मिखेल भी उसके पास अपना हाथ ले जाते हुए बोल रहा था, कोई बात नहीं तुम्हें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मेलिस
मिखेल को हाथ मिलाने से डर रहा था। और उसकी ऐसी बुरी हालत को देखने के बाद गॉडेस भी बोलने लगती है, ये इतना डर क्यों रहा है तुमको देख के। उतने में ही अपना मिखेल बोलने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को कुछ ज्यादा ही मारा है, इस वजह से तुम्हारी बॉडी डर रही है मुझसे। और सच में मेलिस मिखेल के स्टाफ को देखने में लगा हुआ था और मिखेल को भी पता लग जाता है। और उसके बाद मिखेल अपने स्टाफ को अपनी पोटरी में रखते हुए बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया। इतना सुनते ही मेलिस भी बोलने लगता है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ऊपर से मुझे तुमसे एक बात और करनी है, तुम्हारे डेप्यूटी कमांडर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, मुझे लग रहा है कि लेडी मिलियम ने वो सारी की सारी चीजें रिजॉल्व कर दी होंगी। क्या तुम डर रहे हो अपने भाई की वजह से? फिर मेलिस भी बोलने लगता है, नहीं मैं नहीं डर रहा, क्योंकि मेरे भाई ने बिट्रे करा है मुझसे और मेरी मशीनरी ग्रुप से। जो भी हमारे रूल है वो सारे के सारे अप्लाई होंगे मेरे छोटे भाई पे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, इसी बात से तो मैं तुम्हारी काफी रेस्पेक्ट करता हूँ। और उसके बाद मिखेल बटलर से बोलने लगता है, मैंने तुमसे कुछ लाने के लिए बोला था बटलर। फिर बटलर भी बोलने लगता है, मैं वो चीज लेके आया हूँ। फिर बटलर एक कपड़े को दे देता है मिखेल को। फिर मिखेल उस वाली यूनिफॉर्म को उसको देते हुए बोल रहा था, ये कोई नॉर्मल यूनिफॉर्म नहीं है, ये है कमांडर ऑफ द कैंडोर मशीनरी कॉर्प्स के। दूसरी तरफ मिलियम और उसके बेटे ने उन सबको हरा दिया था और दोनों के दोनों बोल रहे थे, बस तुम ही बचे हो यहाँ पे, तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते। इधर मिलियम और उसके बेटे से बात सुनने के बाद उसे भी गुस्सा आ रहा था। फिर वो सोचने लगता है, यहाँ से सारी की सारी एनर्जी किधर चली गई। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो भी बोलने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता उस कमीने ने ग्रेट डिवन को हरा दिया होगा। उतने में ही उसके कानों में आवाज आती है, वाइस कमांडर, और ये बात और किसी ने नहीं, कारिया ने बोली थी, क्या आपने अपनी सोल भेज दी, वो भी एक डेविल को। और उसके बाद आप कहाँ खड़े हुए हो, आप देखिए अपने आप को। और करिया की ऐसी बात सुनने के बाद वाइस कमांडर भी बोलने लगता है, मुझे लगता था तुम मेरी बात को समझोगे, मैं हमेशा अपने बड़े भाई के पीछे ही रहता था, मैं चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लूं कभी भी मैं उससे आगे नहीं बढ़ पाया। ऊपर से तुम्हें ये बात पता है, जब मेरे पेरेंट्स मरे थे आखिरी मौके पे बोल रहे थे मिलियस मिलियस मिलियस, उन्होंने मेरा एक बार भी नाम नहीं दिया, वो हमेशा मेरे बड़े भाई का नाम लेते रहे। मैं वहीं बैठा हुआ था लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे इग्नोर कर दिया और उसके बाद ही ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है। ऊपर से मुझे ये भी लगता था तुम मुझे समझोगे लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं समझा। इधर ये सारी बातें वाइस कमांडर बोलने में लगा हुआ था। उतने में ही उसके कानों में आवाज आती है, मेरे छोटे भाई। जैसे वो अपनी गर्दन उठा के सामने देखता है उसका बड़ा भाई आ रहा था, साथ में मिखेल भी। फिर वो थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए बोल रहा था, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, क्या तुम अभी भी मुझे क्रिटिसाइज करोगे। दूसरी तरफ मेलिस भी बोलने लगता है, मैं नहीं सुनने वाला तुम्हारी ऐसी सारी बकवास बात। और ये सब कुछ बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल रहा था और स्वॉर्ड निकालने के बाद बोलने लगता है, मैं अपने सामने छोटे भाई को नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ अपने सामने एक वाइस कमांडर को जिसने हमें बेट्रे करा। और अपने भाई से ऐसी बात सुनने के बाद वो भी पूरी तरह से दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ उसका भाई बोले जा रहा था, कैंडोर नंबर 3 आर्टिकल 1, किसी ने भी कैंडोर मशीनरी को बिट्रे करने की कोशिश करी उसकी पनिशमेंट डेथ ही होगी। और अभी के टाइम में तुम वाइस कमांडर हो कैंडोर मशीनरी के और यही सारे रूल हमने मिलके बनाए थे, क्या तुम भूल गए। और दूसरी तरफ मिखेल भी सोच रहा था, इसके हाथ हिल रहे हैं क्योंकि इसके सामने इसका छोटा भाई है, क्या इसके हाथों में अभी दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके हाथों में दर्द नहीं हो रहा होगा, मुझे लग रहा है कि इसके इमोशन की वजह से इसके हाथ हिलने में लगे हुए हैं, पर मैं श्योर नहीं हूँ अभी के टाइम में इसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ वाइस कमांडर ने अपना फेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। फिर वो जमीन पे बैठते हुए सोच रहा था, मेरे भाई ने अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही बर्डन ले लिया और ये सारी बातें मुझे शुरू से पता थी, मैं पीछे से ये सारी चीजें देखने में लगा हुआ था, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मुझे अब समझ में क्यों आई है। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो भी बोलने लगता है, कमांडर तुम मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, वो भी डेथ की, क्योंकि हमने रूल बनाए थे और वो सारे के सारे रूल सबके लिए बराबर हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, अगर मेरे पास चॉइस होगी मैं रिटर्न करूंगा, वो भी पास्ट के अंदर। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो बोलने लगता है, ये एक मीनिंगलेस स्टोरी है, ये कभी नहीं होने वाला, जो भी तुमने गलती करी है वो पास्ट के अंदर करी है, तुम कभी भी पास्ट के अंदर वापस नहीं जा सकते, एक बार पास्ट के अंदर जो भी हो गया वो पास्ट में ही रह के रह जाएगा। दूसरी तरफ कमांडर बोले जा रहा था, मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ। और उसके बाद वो सोचने लगता है, मेरी नेक्स्ट लाइफ के अंदर ये मेरा छोटा भाई बने, वो भी फिर से। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। मिखेल ने सारी की सारी चीजें रिजॉल्व कर दी थी कैंडोर मशीनरी ग्रुप के अंदर।
इधर कमांडर मिखेल की पार्टी को छोड़ने के लिए आया था और बोल रहा था एक बार फिर से मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड देता हूँ। फिर मिखेल भी बोलने लगता है तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, क्या तुम मुझे एक चीज बता सकते हो, तुम इसको कब तक ऐसे होल्ड करके बैठे रहोगे। और उसके हाथ में भी एक स्टाफ आ जाता है और मिखेल उस स्टाफ के बारे में बताने लगता है। मेलिस के हाथ में जो स्टाफ है उस पे रेड कलर का पेंट नहीं करा गया, वो डुप्लीकेट है मेरे वाले स्टाफ का। और दूसरी तरफ मेलिस उस स्टाफ को पकड़ के खड़ा हुआ था और मिखेल बोलने लगता है उस दिन मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही पीट दिया और मैं सोच भी नहीं रहा था तुम्हारे साथ क्या होगा। उतने में मेलिस भी बोलने लगता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं शोर नहीं उठाने वाला। फिर मिखेल भी बोलने लगता है तुम रिकंसिडर कर सकते हो। फिर मेलिस हंसते हुए बोलने लगता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। और उसकी मजाक को सुनने के बाद मिखेल का भी मुंह बन जाता है और बोलने लगता है तुमने ये काम अच्छा करा है, इसकी मदद से तुम फ्यूचर के अंदर काफी आगे जाओगे। मिखेल के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद गॉडेस भी आ जाती है। वो मिखेल के गाल खींचते हुए बोल रही थी तुम अपने दिमाग को कम चलाया करो। और दूसरी तरफ मेलिस भी बोलने लगता है क्या इस स्टाफ की मदद से मैं डीमन को पीट सकता हूँ। फिर मिखेल भी बोलने लगता है हाँ तुम पीट सकते हो, लेकिन मुझे पता है सर मेलिस तुम कुछ ज्यादा ही हेट्रेड अपने ऊपर लेके बैठे हुए हो उस वाले एक्सीडेंट की वजह से। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ तुम फ्री हो जाओ वरना तुम्हें आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। क्या तुम सारी की सारी बातें समझ गए। फिर मेलिस भी बोलने लगता है हाँ मैं समझ गया। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद जमीन में घुसेड़ देता है और बोलने लगता है तुम अपनी जर्नी पे अच्छे से जाना। और अपने कमांडर को ऐसा करता हुआ देख कैंडोर मशीनरी के जितने भी मशीनरी थे वो भी अपनी स्वॉर्ड को जमीन में घुसा लेते हैं। और दूसरी तरफ कमांडर बोले जा रहा था आज से कैंडोर मशीनरी ग्रुप तुम्हें सपोर्ट करेगी, आज से तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो तुम हमें बता सकते हो, हमारे लिए ये एक ऑनर की बात होगी। फिर मिखेल भी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है ठीक है। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी वहां से जाने लगता है। इधर सारे के सारे लोग अपने हॉर्स पे बैठ के जा रहे थे, लेकिन अपना बटलर अपने घोड़े को लेके जा रहा था। उतने में मिखेल से कोई बोलने लगता है क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है लेडी मिलियम क्या अपने बेटे के साथ नहीं रुकने वाली। फिर लेडी मिलियम भी बोलने लगती है नहीं मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे बोला है वो रुकेगा उस ग्रुप के अंदर। पहले मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी उसके डिसीजन की वजह से, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ मेरा बेटा क्या चाहता है। ऊपर से वो अडल्ट भी हो गया है, मैं उसे हर जगह लेके नहीं जा सकती क्योंकि उसकी ऐसी एज नहीं है। फिर मिखेल भी बोलने लगता है आखिरकार तुमने उसे छोड़ ही दिया। फिर मिलियम भी बोलने लगती है हाँ मैंने उसे छोड़ दिया, वैसे भी मैं उसको हमेशा अपने पास नहीं रख सकती, भले ही वो मेरी जिंदगी में सब कुछ है और उसके खोने की वजह से मैं हमेशा डरती ही रहूंगी जब भी मैं उसके पास रहूंगी। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ सोचा और अपने बेटे को छोड़ दिया। अब बस मेरी जिंदगी में एक ही चीज रह गई है, मैं जज करूंगी सारे के सारे क्रिमिनल को। और मिलियम की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मास्टर ट्रेवलिंग करेगी वो भी पूरी दुनिया के अंदर और वो हंट करेगी सारे के सारे क्रिमिनल और डीमन को, ये तो अच्छी बात है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है आप सही सोच रही हो। उतने में मिलियम लिलिन को आगे बढ़ा देती है और बोलने लगती है मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, आप मेरी डिसाइपल का ढंग से ध्यान रखोगे। उतने में ही लिलिन भी शौक हो जाती है, वो बोलने लगती है मास्टर। दूसरी तरफ अपना लियोन बोल रहा था ये कैसे हो गया। इधर अपना लियोन ये सारी बातें बोल रहा था, दूसरी तरफ लिलिन भी बोल रही थी मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकती। और अपने डिसाइपल की बात सुनने के बाद मिलियम भी बोलने लगती है तुम्हें जरूरत नहीं है अपनी ड्यूटी कंप्लीट करने की और सारे के सारे क्रिमिनल पकड़ने की, हमारा एग्रीमेंट हुआ था मैं तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाऊंगी। उतने में लिलिन भी बोलने लगती है लेकिन मैं अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई। फिर मिलियम भी बोलने लगती है तुम्हें अभी के टाइम में अपनी सारी की सारी स्वॉर्डमैनशिप को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। जब तुम्हें रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद हम दोबारा मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से टीचिंग दूंगी, वो भी नई स्वॉर्डमैनशिप की। जब तक तुम हार्ड वर्क करो। ये सब कुछ बोलते हुए मिलियम काफी खुश थी और अपने मास्टर को मुस्कुराते हुए देख लिलिन भी रोने लगती है और बोलती है मास्टर। और दूसरी तरफ अपना लियोन और बटलर दोनों के दोनों बोल रहे थे ये कितना ब्यूटीफुल फेयरवेल सीन है। इधर वो दोनों इतना ही बोल पाते हैं, उतने में ही मिखेल अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलने लगता है लेडी मिलियम मैंने कभी नहीं बोला मैं आपकी डिसाइपल को अपने साथ लेके जाऊंगा। मिखेल से ऐसी बात सुनने के बाद बटलर और लियोन दोनों के दोनों गाली बकने लगते हैं मिखेल को और बोलने लगते हैं क्या तुम सच में सीरियस हो, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है। दूसरी तरफ मिलियम भी बोलने लगती है मेरी डिसाइपल तुम्हारी अच्छी एलाय बनेगी। फिर मिखेल भी बोलने लगता है मुझे जरूरत नहीं है इसकी, ऊपर से किसी को अपने साथ रखने की वजह
से मेरे काफी पैसे खर्च होंगे। गॉडेस भी बोलने लगती है तुम ऐसा मत बोलना प्लीज, लेकिन अपना मिखेल मानता नहीं। वो ग्रीडी बनते हुए बोल रहा था आप मुझे कितना पे कर सकती हो। और मिखेल की ऐसी हरकतें देखने के बाद मिलियम थोड़ा सोच रही थी। दूसरी तरफ मिखेल भी बोलने लगता है आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो क्योंकि मैं एक ग्रेट हीरो हूँ और मैं आपके डिसाइपल का ढंग से ख्याल रखूंगा। उतने में मिलियम उसके हाथ में कुछ रख देती है और मिखेल उसको देखने के बाद बोलने लगता है ये तो एक एलिक्सर है, वो भी बीस्ट किंग का। और मिखेल से ऐसी बात सुनने के बाद मिलियम भी बोलने लगती है मुझे नहीं पता था तुम उसको इतनी जल्दी रिकॉग्नाइज कर लोगे, लेकिन तुमने कर लिया। दूसरी तरफ मिखेल भी सोचने लगता है ऑफकोर्स मैं इसको पहचानूंगा क्योंकि मेरे रिकर्जन से पहले ये बीस्ट किंग के पास था और वो मेरा एक मेंबर था। इधर मिखेल ये सारी बात सोचने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ मिलियम भी बोलने लगती है काफी समय पहले मैंने बीस्ट टाइप के साथ एक जजमेंट करी थी, उसके बाद ही उन्होंने मुझे ये वाली चीज दी थी और तुम चिंता मत करना ये फेयर गिफ्ट होगा तुम्हारे लिए। ये बात सुनते ही मिखेल भी थोड़ा सोचने लगता है और उसको इतना सोचता हुआ देख मिलियम दोबारा से बोलने लगती है क्या ये तुम्हारे लिए अनसफिशिएंट है क्या। फिर मिखेल भी बोलने लगता है नहीं नहीं ये मेरे लिए काफी है। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल दोबारा से बोलने लगता है मैं आपके डिसाइपल को एक्सेप्ट करूंगा। फिर मिलियम भी वहां से जाते हुए बोल रही थी जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बस कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। फिर अपना सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है। इधर वो चारों को चारों कहीं जा रहे थे। अपना बटलर फिर से अपने घोड़े को लेकर जा रहा था। उतने में अपना लियोन भी बोलने लगता है अब तुम हमें बताओगे अभी के टाइम में हम कहाँ जाने वाले हैं और हम तुम्हें क्यों फॉलो करें। फिर मिखेल भी बोलने लगता है हम जा रहे हैं मेरे घर पे। ये बात सुनते ही लियोन भी बोलने लगता है अच्छा हम जा रहे हैं मार्गियस वॉलपेरिगस की टेरिटरी के अंदर। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपने घोड़े को मोड़ लेता है और बोलने लगता है मैं यहाँ से अपने घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। फिर मिखेल भी बोलने लगता है नहीं तुम मेरे साथ आओगे। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद लियोन भी गुस्सा करते हुए बोलने लगता है तुम कैसी बकवास बात कर रहे हो, तुम मुझे बताओ हम तुम्हारे घर क्यों जाएं, ऐसा क्या है तुम्हारे घर के अंदर। फिर मिखेल भी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है काफी चीजें हैं जिस वजह से मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें एक रीजन दे सकता हूँ मैं वहाँ किस वजह से जा रहा हूँ। मैं वहाँ जाके एक ऐसा काम करूंगा जिस वजह से मेरे फादर मुझ पर काफी गुस्सा करेंगे और उस गुस्से से बचने के लिए मुझे शील्ड की जरूरत पड़ेगी। तुम मेरे शील्ड बनोगे क्योंकि तुमने ही बोला था क्रिटिकल समय पे हम एक टीम बनेंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है एक टीम बनने का। इतना सुनते ही वो तीनों के तीनों शांत हो जाते हैं। फिर लिंडन भी बोलने लगती है तुम अभी के टाइम में हमसे बोल रहे हो, हम तुम्हारी शील्ड हैं ना कि तुम्हारे कोई सबऑर्डिनेट। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है नाइस नाइस। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद वो तीनों के तीनों बोलने लगते हैं क्या तुम डिनाई नहीं कर सकते थे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है मैं डिनाई क्यों करूंगा। और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।